नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। तो आपको पता होगा मनुष्य में उत्सर्जी अंग के रूप में किडनी पाई जाती है, मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में, यानी कि वृक्क पाया जाता है। और इस वृक्क या किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, यानी बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके किडनी का निर्माण करते हैं। लगभग 20 लाख नेफ्रॉन, यानी कि एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। यानी कि वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। तो देखते अपन मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। तो अपन इस उत्सर्जन तंत्र को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो देखो बच्चों, इस डायग्राम में जैसा कि आपको पता होगा जो किडनी होती है वो संख्या में एक जोड़ी होती है। तो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र का निर्माण एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग पाया जाता है। यानी इन संरचनाओं से मिलकर ही मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र बनता है। तो देखो आप इसमें जो बायां वृक्क होगा, यानी जो लेफ्ट किडनी होगी वो लेफ्ट किडनी, जो राइट किडनी होगी यानी कि दायां वृक्क होगा उससे बड़ी होती है, यानी कि इसका आकार ज़्यादा होगा। और ये 2 से 3 सेमी ऊपर की ओर पाई जाएगी दाएं वृक्क से, 2 से 3 सेमी ऊपर। तो इस असममिति का कारण, यानी कि वृक्क की असममिति का कारण, यानी कि एक वृक्क का ऊपर और एक वृक्क का नीचे पाया जाएगा। इसका काम होता है लीवर, क्योंकि जो लीवर होता है वो राइट साइड में उपस्थित होता है। राइट साइड में लीवर की उपस्थिति के कारण ही, राइट साइड में लीवर की उपस्थिति के कारण ही ये दायां वृक्क होगा, यानी कि जो राइट किडनी होगी वो थोड़ी नीचे की ओर पाई जाती है। और इस किडनी पर ही पाई जाती है कि कौन सी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। अधिवृक्क यानी कि अधि मतलब ऊपर, वृक्क यानी किडनी के ऊपर, इसलिए इस एड्रिनल ग्रंथि को अपन सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। हमेशा सुप्रा शब्द ऊपर के लिए, इंफ्रा शब्द नीचे के लिए अपन यूज करते हैं। तो देखो इसमें रीनल शिरा, रीनल धमनी और मूत्रवाहिनी 3 नलिकाएं इससे जुड़ी हुई होती हैं। किडनी से 3 नलिकाएं जुड़ी हुई होगी। तो इनमें से रीनल शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी के अंदर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। तो आप ध्यान रखना रीनल, यहाँ रीनल, तो रीनल शब्द किसके यूज करते हैं? किडनी यानी कि वृक्क। जैसे कि लीवर के लिए शब्द यूज करते हैं अपन हिपेटिक। लीवर को क्या बोलते हैं अपन मेडिकल भाषा में? हिपेटिक, यानी कि उसकी कोशिका हिपेटस है। किडनी के लिए शब्द यूज करते हैं अपन रीनल। इसलिए जो शिरा किडनी से अशुद्ध रक्त को ले जाएगी, यानी शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, तो किडनी से अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली जो शिरा होगी उसे क्या बोलेंगे अपन? रीनल शिरा। ठीक है, जो शुद्ध रक्त लेकर आएगी उसे क्या बोलेंगे अपन? रीनल धमनी। रीनल मतलब किडनी, किडनी में लाने वाली जो रक्त होगी शुद्ध वो होगी रीनल धमनी होगी। और इससे ही निकलती क्या? मूत्रवाहिनी, संख्या में एक जोड़ी होगी मूत्रवाहिनी, इसे बोलते हैं यूरेटर। ये मूत्रवाहिनी आगे जाकर मूत्राशय में खुलती है और मूत्राशय मूत्रपांड या यूरेटर द्वारा बाहर की ओर खुलेगा। स्त्रियों में इसकी लंबाई 4 सेमी होगी, जबकि पुरुषों में इसकी लंबाई 15 से 20 सेमी होती है। जो वृक्क होगा वह गहरे भूरे लाल रंग का होता है, यानी जो वृक्क का रंग होता है वो भूरे रंग का होगा, गहरे भूरे लाल रंग का। सेम के बीज की आकृति का, सेम के बीज की आकृति, सेम के बीज इस प्रकार का होता है, इस टाइप का होता है सेम का बीज। इसलिए सेम के बीज की आकृति का होगा, 10 से 12 सेमी लंबाई होगी,
यानी किडनी की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है 10 से 12 सेमी और इसकी चौड़ाई 5 से 7 सेमी होती है। किडनी की चौड़ाई 5 से 7 सेमी, मोटाई 2 से 3 सेमी होती है और जो किडनी का वजन होगा वो 120 से 170 ग्राम होता है। वृक्क उदर गुहा में प्रेजेंट होंगे वो अंतिम पक्षीय कशेरुका से लेकर तीसरी कटी कशेरुका तक पाए जाते हैं। उत्सर्जन तंत्र का निर्माण मीजोडर्म से होता है। तो कौन सी डर्म बनाती है उस तंत्र को? मीजोडर्म। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण किससे होगा? मीजोडर्म से होता है। और मनुष्य के अंदर बढ़ रहे अपन मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, तो मनुष्य के अंदर किस प्रकार की किडनी पाई जाती है? मेटानेफ्रिक किडनी बताया था मैंने आपको अगले लेक्चर फर्स्ट में कि मनुष्य के अंदर मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है। मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी का मतलब होगा कि इसमें सुविकसित नेफ्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मकता नेफ्रॉन होती है। जितने अच्छे नेफ्रॉन होंगे उतने अच्छी क्या होगी किडनी। तो सबसे अच्छे नेफ्रॉन किसमें प्रेजेंट होंगे? मेटानेफ्रिक। उस किडनी को बोलते हैं मेटानेफ्रिक किडनी, जो किसमें प्रेजेंट होती है? मनुष्य के अंदर जो किडनी का टाइप होगा कौन सा होगा? मेटानेफ्रिक किडनी होती है। जो ये वृक्क होगा किडनी होगी, इसकी बाह्य जो सतह होगी, बाह्य सतह उत्तल व आंतरिक सतह अवतल होती है। तो बाह्य सतह उत्तल होती है जबकि आंतरिक सतह अवतल होती है। अवतल सतह पर 3 नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं, रीनल धमनी, रीनल सिरा और मूत्रवाहिनी। और इस वृक्क की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए इसका अनुलंब काट लिया जाता है। किडनी का अपन क्या कर लेंगे? अनुलंब काट। और इस अनुलंब काट में बाहर की ओर एक मजबूत या दृढ़ आवरण दिखाई देता है, जिसे बोलते हैं रीनल कैप्सूल या वृक्कीय संपुट कहते हैं। तो अपन डायग्राम बनाते हैं किडनी का अनुलंब काट का। अपन ने वृत्त का अनुलंब काट का डायग्राम बना लिया। तो जैसे अपन ने वृत्त का अनुलंब काट काटा
तो अपन को सबसे पहले बाहर की ओर एक कठोर आवरण दिखाई देता है, उसे बोलते हैं वृक्क के संपुट या रीनल कैप्सूल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, वृक्क की जो बाहरी सतह होगी वो होती है अवतल, वो आंतरिक सतह होती है अवतल। तो इसमें से देखो, एक किडनी यानी कि वृक्क यानी दो भागों में बटा हुआ होगा। इसका जो बाहरी भाग होगा, ये वाला बाहरी भाग होगा, इसे बोलते हैं अपन कॉर्टेक्स या बल्ब। और किडनी का जो मध्य वाला भाग होगा उसे बोलते हैं अपन मेडुला भाग। तो इस बल्कुट का कुछ भाग यानी कि इस बल्कुट का कुछ भाग इस मेडुला में दसा हुआ होता है। जैसे कि भाग क्या हुआ, मेडुला में दसा हुआ है, तो इस भाग को बोलते हैं वर्टिनी के वृक्कीय स्तंभ कहते हैं। वैसे ही मेडुला का कुछ भाग क्या कॉर्टेक्स में उभरा हुआ होता है, तो इसे बोलते हैं अपन पिरामिड। और ये पिरामिड शंकुआकार आकृति के होते हैं और मनुष्य के अंदर इसकी संख्या 6 से 8 पाई जाती है, जबकि खरगोश में इनकी संख्या 12 से 13 होती है। मूत्रवाहिनी या यूरेटर आगे चलकर एक पीठ समान संरचना में खुलती है, उसे वृक्कश्रोणी या पेल्विस कहते हैं। अब इस वृक्कश्रोणी या पेल्विस से दो प्रक्षेपों या प्रोजेक्शनों का निर्माण होता है। तो इनमें से जो बड़े वाले प्रोजेक्शन होंगे, प्रक्षेपे होंगे, तो उनको बोलते हैं मेजर पेलिसेस या बृहद चषक। अब इन मेजर पेलिसेस से छोटे छोटे प्रोजेक्शन निकलते हैं, उनको बोलते हैं माइनर पेलिसेस या लघु चषक। और इन माइनर पेलिसेस पर ही शंकुआकार आकृति की संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं अपन पिरामिड। और इन पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। यानी कि ध्यान रखना, नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे, पिरामिड पर प्रेजेंट होते हैं। और जो पिरामिड होगी इनकी संख्या कितनी होती है, मनुष्य में 6 से 8, जबकि खरगोश में कितनी होती है, 12 से 13 होती है। अब अपन वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना देखते हैं। नेफ्रॉन को वृक्काणु बोलते हैं अपन, ठीक है। तो देखते हैं अपन नेफ्रॉन या वृक्काणु। तो वृक्क या नेफ्रॉन, जैसा कि आपको पता होगा, नेफ्रॉन किडनी या वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। और एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो नेफ्रॉन क्या होती है, किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। नेफ्रॉन की संख्या एक किडनी में कितनी होगी, 10 लाख। तो दोनों किडनियों के अंदर कितनी टोटल, 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन दो भागों में बटा हुआ होगा, ग्लोमेरुलोसा व वृक्कीय नलिका। इन दो भागों में बटा हुआ होगा। अब अपन इसके बाद नेफ्रॉन की संरचना देखेंगे। नेफ्रॉन किन किन भागों में बटा हुआ होता है, मेनली मुख्यतः दो भागों में, ग्लोमेरुलोसा और वृक्कीय नलिका। लेकिन इसी के अंदर जैसे आप नाम सुना होगा, मेलपीकी इकाई, पीसीटी, डीसीटी, हेलेलूब, परिनालिका, केशिका जालक यानी वासा रेक्टा, ये सभी भाग प्रेजेंट होते हैं। तो अपन इन सभी भागों को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखते हैं अपन नेफ्रॉन की संरचना। तो ये डायग्राम बना लिया अपन ने नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र। तो इस नेफ्रॉन की संरचना में बात करते हैं अपन मेलपीकी इकाई या वृक्क कणिका की। तो इसमें से इस मेलपीकी इकाई या वृक्क कणिका का निर्माण ग्लोमेरुलस व बोमेन समूह से मिलकर होगा, इसे बोलते हैं मेलपीकी या वृक्क कणिका।
तो देखो इसमें एक प्यालीनुमा संरचना पाई जाती है। इस प्यालीनुमा संरचना को बोलते हैं बोमेन समभुज। और इसमें दो परत पाई जाती है। इसमें बाहरी परत को बोलते हैं पेराइटल परत और आंतरिक परत को बोलते हैं विसरल परत। और इस विसरल परत में खाद्य छिद्र या स्लिट पोर पाए जाते हैं जिनका व्यास 0.1 माइक्रोमीटर होता है। तो इन खाद्य छिद्रों का नियंत्रण पोडोसाइट या पदाणु कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। इस बोमेन समभुज में अभिवाही धमनी एंड एपेरेंट आर्टरी रक्त लेकर आएगी और ये अभिवाही धमनी गुच्छा बनाएगी केशिकाओं का और इस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और यहाँ से निकलने वाली जो धमनियों की उसे बोलेंगे अपन अपवाही धमनी या एफेरेंट आर्टरी। तो इनसे यानी एक प्रेशर एक दाब क्रिएट होगा। यहाँ पर कैसे होगा? अभिवाही धमनी का व्यास ज्यादा है जबकि अपवाही धमनी का व्यास कम है। तो आने वाला ब्लड ज्यादा होगा, जाने वाला ब्लड कम होगा। तो उसकी वजह से एक दाब क्रिएट होगा। उस दाब की वजह से यहाँ से जो छनकर नलिका में आएगा यानी रक्त नलिका में आएगा उसे बोलते हैं जीएफ या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। वो छनकर आएगा। तो कितना आएगा, कैसे आएगा? तो इनका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? पोडोसाइट या पदाणु कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार तो केशिकाओं गुच्छा बनेगा तो बनाएगा ग्लोमेरुलस, प्यालीनुमा संरचना बनाएगी बोमेन समभुज और इन दोनों को मिला के बोल देंगे मेलपीगी इकाई या रक्त कणिका। इसकी खोज मोर्सेलो मेलपीगी ने की थी, इसलिए से मेलपीगी इकाई कहते हैं। अगला पार्ट देखेंगे अपन पीसीटी। इसके बाद लिख देंगे अपने फर्स्ट मेलपीगी इकाई और सेकंड पार्ट होगा अपना पीसीटी यानी कि समीपस्थ संवलित नलिका। यह पीसीटी यानी कि मेलपीगी इकाई के नीचे वृक्क नलिका पाई जाती है और इस वृक्क नलिका का अग्रभाग कुंडलित होता है। इस कुंडलित भाग को अपन क्या कहते हैं? पीसीटी कहते हैं। और इस पीसीटी में ध्यान रखना जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा उसका सर्वाधिक अवशोषण होगा यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का लगभग 65% अवशोषण कहाँ होगा? समीपस्थ संवलित नलिका यानी पीसीटी के अंदर। क्योंकि इसकी जो दीवारें होगी वो बनी होती है सूक्ष्मांकुरयुक्त सेल की उपकला कोशिकाओं से। कैसी होगी वो? सूक्ष्मांकुरयुक्त सेल की उपकला कोशिका से बनी होती है। तो ये सूक्ष्मांकुरयुक्त सेल की उपकला कोशिकाएं क्या करेगी? उस जीएफ का यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का सर्वाधिक अवशोषण करेगी। कितना करेगी? 63% होगा। और इस पीसीटी में जो सर्वाधिक अवशोषण होगा वो किसका होगा? ग्लूकोज का सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो पीसीटी में सर्वाधिक अवशोषण किसका होगा? ग्लूकोज का। कितना होगा? 100% अवशोषण होगा ग्लूकोज का यानी यहाँ से ग्लूकोज को निकलने नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक पाई जाती है क्योंकि इन कोशिकाओं को अधिक काम करना पड़ेगा। तो अधिक काम करना पड़ेगा तो अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी क्योंकि ग्लूकोज का क्या घटी है अवशोषण। तो अधिक काम करने के लिए इनको जो सब ऊर्जा प्रदान होगी वो ऊर्जा कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया देता रहेगा। तो अगला जो फर्स्ट पढ़ लिया अपने मेलपीगी का, सेकंड हो गया अपना पीसीटी और इसके बाद जो थर्ड टॉपिक होगा अपना नेफ्रॉन का होगा हेनले लूप। तो तीसरा पार्ट क्या होगा? हेनले लूप। देखो हेनले लूप कैसी संरचना होगी? एयर पिन के समान होती है। एयर पिन के समान संरचना होगी। इसमें इस हेनले के लूप में दो भुजा पाई जाती है, अवरोही भुजा दूसरी होगी आरोही भुजा। दो भुजाएं प्रेजेंट होगी। तो इसमें जो अवरोही भुजा होगी ये अवरोही भुजा का संबंध किससे होगा? पीसीटी से। जो आरोही भुजा होगी इस आरोही भुजा का संबंध किससे होगा? डीसीटी से होता है।
और इस आरोही भुजा के अंदर जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है, जबकि आरोही भुजा के अंदर सोडियम और क्लोराइड आयनों का अवशोषण होता है। आरोही भुजा सल की उपकला कोशिकाओं से बनी होती है, जबकि आरोही भुजा घनाकार उपकला कोशिकाओं से बनी हुई होगी। जो हेलने का लूप होगा, इसका मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना, जल का अवशोषण। तो जो हेलने लूप होगा वो रेगिस्तानी प्राणियों में सर्वाधिक लंबा होगा, क्योंकि लंबा होगा तो क्या करेगा, ज्यादा मात्रा में जल का अवशोषण होगा, जिससे रेगिस्तानी जो जंतु होंगे वह सांद्रित मूत्र को त्यागते हैं। क्यों त्यागेंगे? क्योंकि उनमें हेलने का लूप बड़ा होता है। हेलने का लूप बड़ा होगा तो जल का अवशोषण ज्यादा करेगा, इसलिए वो सांद्रित मूत्र का त्याग करते हैं। जैसे कि रेगिस्तानी प्राणी में मान लो आप जैसे ऊंट, तो ऊंट में जो हेलने का लूप होगा वो काफी बड़ा होता है और कौन से मूत्र का त्याग करेगा, सांद्रित मूत्र का त्याग करेगा, मतलब उसमें जल की मात्रा कम होगी। जो पार्ट होगा हेलने लूप के बाद डीसीटी, फोर्थ नंबर पे क्या होगा अपने पास, डीसीटी यानी दूरस्थ समवलित नलिका। इस डीसीटी के अंदर सोडियम क्लोराइड व जल का अवशोषण होता है और इस डीसीटी का निर्माण घनाकार उपकला कोशिका से होगा और इस डीसीटी में सूक्ष्माणु नहीं पाए जाते। डीसीटी में सूक्ष्माणु एब्सेंट होंगे, जबकि बीसीटी के अंदर सूक्ष्माणु पाए जाते हैं। और इस डीसीटी के अंदर इसकी दीवारों में, डीसीटी की दीवारों में कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे बोलते हैं जेजीसी, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। और इन कोशिकाओं का समूह, इन कोशिकाओं का जेजीसी कोशिकाओं का समूह मेकुला डेंसा बनाता है और इस मेकुला डेंसा के द्वारा रेनिन हार्मोन का स्त्रवण होता है। तो ध्यान रखना, किडनी के द्वारा कौन से हार्मोन का स्त्रवण होगा, रेनिन हार्मोन का स्त्रवण होगा। रेनिन हार्मोन का स्त्रवण कौन सी सेल्स करती है, जेजीसी, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। वृक्क नलिका का अंतिम सिरा, इसमें क्या हुआ, वृक्क नलिका का अंतिम सिरा कुंडलित होकर डीसीटी बनाता है और इसमें अग्र सिरा कुंडलित होगा तो डीसीटी बनाएगा। अग्र सिरा पीसीटी और अंतिम सिरा डीसीटी, दोनों ही भाग क्या होंगे, डीसीटी पीसीटी कुंडलित होते हैं। पीसीटी भी कुंडलित होगी और डीसीटी भी कुंडलित संरचना होती है। संग्राहक नलिका को नेफ्रॉन का भाग नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि एक संग्राहक नलिका में बहुत सारे नेफ्रॉन आकर खुलते हैं, इसलिए इसको नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना जाता। संग्राहक नलिका का निर्माण घनाकार उपकला कोशिकाओं से होता है, घनाकार उपकला कोशिकाओं से बनी होगी ये नलिकाएं। और किस प्रकार ये पूरा जल को इकट्ठा करेगी और मूत्राशय में खुलेगी वो देखते हैं अपन। तो इसमें देखना, इसमें खुलती है बेली नाइट नलिका में खुलेगी, बेली नाइट नलिका इसमें खुलेगी, माइनर कैलिसेज में खुलेगी, माइनर कैलिसेज, मेजर कैलिसेज में खुलते हैं। मेजर कैलिसेज पेल्विस में ओपन होंगे, पेल्विस मूत्रवाहिनी में खुलेगा और मूत्रवाहिनी कहाँ खुलेगी, मूत्राशय में। तो इस प्रकार जल का संग्रहण किया जाता है कि वेस्ट मटेरियल जो भी प्रेजेंट होगा, वेस्ट मटेरियल उन सभी को इकट्ठा कर लिया जाएगा। यानी उत्सर्जित पदार्थ को संग्राहक नलिका इकट्ठा करेगी और वो उत्सर्जित पदार्थ कहाँ आएंगे, बेली नलिका में, माइनर कैलिसेज, मेजर कैलिसेज, पेल्विस मूत्रवाहिनी और मूत्राशय में
इकट्ठा कर लिया जाएगा और मूत्राशय से ही इसको मूत्रजनन छिद्र द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। अगला पढ़ेंगे अपन इसके बाद संग्रह नलिका के बाद परिनलिका केशिका जालक या वसा रेखा। तो परिनलिका केशिका जालक क्या होता है? परिनलिका केशिका जालक। परिनलिका केशिका जालक इसका निर्माण किससे होगा? जो अक्वाई धमनी होगी, इफेरेंट आर्टरी होगी, ये इफेरेंट आर्टरी क्या करेगी? वृक्क नलिका या हेलने के रूप के चारों ओर एक जाल बनाती है। इस जाल को बोलते हैं परिनलिका केशिका जालक। और इस अक्वाई धमनी से दो सूक्ष्म नलिकाएं निकलकर इस हेलने के रूप के समानांतर चलेगी और हेलने के रूप के समानांतर चलने पर एक यू आकार की संरचना बनती है। इस यू आकार की संरचना को बोलते हैं वसा रेखा। ठीक है, तो ये इसका बनने का मुख्य कारण है, जैसे कि आपको पता होगा जीएफ या यहाँ से जब ब्लड फिल्टर होगा तो उसके साथ जो आवश्यक तत्व या पदार्थ होंगे वो भी छनकर आ जाते हैं, जैसे पीसीटी के अंदर ग्लूकोज वगैरह, जल वगैरह, इनकी मात्रा ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ से यानी कि इस हेलने के रूप से उन सभी उपयोगी पदार्थों को वापस किसमें डाल दिया जाएगा? रक्त के अंदर। और जो अनावश्यक जो भी आयंस वगैरह होंगे, जल वगैरह होगा, उनको ही भेजा जाएगा कहाँ पर? डीसीटी का। तो उससे पहले इन सभी को कलेक्ट कर लिया जाएगा वापस, लेकिन छन कर आया ना, जो आवश्यक पदार्थ था, जो आवश्यक मटेरियल था, वो छन कर आया, उसको वापस डाल दिया जाएगा इसमें परिनलिका केशिका जालक में। और परिनलिका केशिका जालक में डालने पर वो कहाँ चला जाएगा? वापस अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। और बाद का जो वेस्ट मटेरियल है कि उत्सर्जित पदार्थ है, उसको बाहर मतलब डीसीटी के अंदर भेज दिया जाएगा। उस सभी पदार्थों को डीसीटी भेज दिया जाएगा और डीसीटी में भेज दिया जाएगा और डीसीटी से संग्राहक नलिका में भेज दिया जाता है। और संग्राहक नलिका कहाँ भेजेगी? इसको मूत्राशय में, और मूत्राशय द्वारा बाहर भेज दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट हुआ आपका नेफ्रॉन की संरचना। अगला टॉपिक होगा नेफ्रॉन के प्रकार। ठीक है, अपन नेफ्रॉन के प्रकार। नेफ्रॉन के प्रकार। नेफ्रॉन दो प्रकार के होंगे। फर्स्ट अति वल्कुटी नेफ्रॉन, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल नेफ्रॉन। सुपरफिशियल नेफ्रॉन। दूसरा टाइप होगा अपना सान्निध्य मध्यांश नेफ्रॉन। मध्यांश नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो देखेंगे अपन जो अधिवल्कुटी नेफ्रॉन होगा इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, 65 से 85%। तो कितना होगा अधिवल्कुटी नेफ्रॉन? 65 से 85%। कौन सा नेफ्रॉन मिलेगा आपको? अधिवल्कुटी नेफ्रॉन यानी कि सुपरफिशियल नेफ्रॉन। और बाकी में 15 से 35% क्या मिलेगा आपको? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन या सान्निध्य मध्यांश नेफ्रॉन पाया जाता है। जो अधिवल्कुटी नेफ्रॉन होगा यह वल्कुट में प्रेजेंट होगा, जैसे कि आपने देखा था, मैंने बताया था आपको किडनी की काट, उसमें अपन ने वल्कुट और मध्यांश दो भाग देखे थे। तो इसमें से जो नेफ्रॉन होगा है क्या अधिवल्कुटी नेफ्रॉन, तो कहाँ प्रेजेंट होगा? ये वल्कुट में। जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा? वल्कुट व मध्यांश के संधि तल पर, यानी कि दोनों के संधि तल पर प्रेजेंट होगा। अधिवल्कुटी नेफ्रॉन में हेलने लूप छोटा होगा
हेले लूप छोटा होगा तो इधर क्या होगा, बड़ा होगा। अधिवल्कुटी नेफ्रॉन, जब हेलने का लूप छोटा होगा तो जल अवशोषण कम होगा, यानी वो जल अवशोषण कम। जब इधर हेलने का लूप बड़ा होगा तो जल का अवशोषण भी अधिक होगा, तो जल अवशोषण अधिक। जैसा कि आपको पता होगा हेलने का लूप का कार्य क्या होता है, जल को अवशोषण करना। अधिवल्कुटी नेफ्रॉन में वासा रेखा अनुपस्थित होगी, वासा रेखा अनुपस्थित होती है, जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में वासा रेखा प्रेजेंट होगी। तो नोट में ध्यान रखना आप, नेफ्रॉन के जैसे नेफ्रॉन का पार्ट होगा, नेफ्रॉन के मेल पीलिकाएं, पीसीटी व डीसीटी, मेल पीलिकाएं, पीसीटी, डीसीटी, ये सभी बलकुट में प्रेजेंट होते हैं, बलकुट में प्रेजेंट होंगे। जबकि संग्रह नलिका या संग्राहक नलिका हेलने लूप मध्यांश में प्रेजेंट होते हैं, मध्यांश में प्रेजेंट। ध्यान रखना, नेफ्रॉन में मेल पीलिकाएं, पीसीटी, डीसीटी कहाँ मिलेंगे, बलकुट भाग में, जबकि संग्रह नलिका को हेलने लूप कहाँ मिलेगा, मध्यांश में। तो ये अपन ने नेफ्रॉन की संरचना कंप्लीट कर ली। थैंक्स।